नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोचो तुम हर दिन अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिमाग में पुराने ताने, रिश्तों की कड़वाहट, गलत फैसले और काश ऐसा किया होता जैसी बातें गूंजती रहती हैं। बाहर से तो सब ठीक लगता है, पर अंदर से जैसे हमेशा कोई ना कोई बोझ दबा रहा हो। यही बोझ हमें आगे बढ़ने नहीं देता, नई खुशियां पकड़ने नहीं देता और हमें आज के पल का मजा लेने से रोक देता है। निक ट्रेंटन की दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो इसी बोझ से आजाद होने की एक गाइड है। लेखक बड़े आसान शब्दों में ये समझाते हैं कि छोड़ना मतलब भूल जाना या भाग जाना नहीं है। छोड़ना का मतलब है ये मान लेना कि कुछ बातें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं और उन्हें पकड़े रहने से हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। जब हम गलतियों को, दूसरों के बुरे बर्ताव को और उन चीजों को जो अब बदल नहीं सकती छोड़ना सीखते हैं, तभी हम असली शांति और हल्केपन का अनुभव करते हैं। ये किताब तुम्हें बताती है कि अपने दिमाग की उस इनर वॉइस को कैसे चुप करना है, जो हर वक्त कहती रहती है कि तुम अच्छे नहीं हो या तुमसे नहीं होगा। ये सिखाती है कि कैसे अपने विचारों और यादों को आना जाना दो बिना उनसे लड़ाई किए। और सबसे जरूरी, ये समझाती है कि बदलाव को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे नए मौके की तरह अपनाओ। कुल मिलाकर दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी की असली खूबसूरती तब दिखती है जब हम अपने दिल और दिमाग से फालतू बोझ उतारकर आज के पल को जीना शुरू कर देते हैं। इस बुक का पहला सबक है अपने आप को माफ करना सीखो। अक्सर सबसे मुश्किल लड़ाई हमारी दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हम अपनी हर गलती को बार बार याद करते हैं, खुद को कोसते हैं और सोचते रहते हैं कि काश हम अलग तरीके से काम करते। यही आदत हमें अंदर से कमजोर करती है। दूसरों को तो हम बहाने देकर या समय के साथ माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो दिल इतना सख्त हो जाता है कि हम खुद को मौका ही नहीं देते। निक ट्रेंटन बताते हैं कि खुद को माफ करना मतलब खुद को दोबारा इंसान मानना। इंसान होने का मतलब है गलतियां करना और उन गलतियों से सीख लेना। अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आगे बढ़ने की जगह ही नहीं बचेगी। खुद को माफ करना दरअसल एक तरह का हीलिंग प्रोसेस है, जैसे दिल पर लगी चोट को भरने देना। सोचो, अगर तुम अपने किसी अच्छे दोस्त को उसकी गलती पर हमेशा ताने मारो और कभी उसे माफी मत करो, तो वो दोस्त कैसा महसूस करेगा? धीरे धीरे वो खुद पर से भरोसा खो देगा। अब यही चीज हम अपने साथ करते हैं। जब हम खुद को माफ नहीं करते, हम अपनी आत्मा को दोस्त की जगह दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। खुद को माफ करने का मतलब ये नहीं कि गलती को भूल जाओ या उसे सही मान लो। इसका मतलब है गलती को स्वीकार करना, उससे सीखना और फिर उसे जाने देना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर गिल्ट की जगह सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। तुम खुद के लिए ज्यादा दयालु और समझदार बन जाते हो और यही बदलाव तुम्हें दूसरों के लिए भी ज्यादा कंपैशनेट बनाता है। आखिर में खुद को माफ करना एक तरह से अपने दिल और दिमाग को आजाद करना है। ये आजादी तुम्हें हल्का महसूस कराती है, जिससे तुम नए रिश्ते, नए मौके और नई खुशियों को खुले दिल से अपनाने लगते हो। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। विराट हमेशा से अपने टैलेंट और एग्रेशन के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका फॉर्म गिरने लगा। लगातार कई मैचों में रन नहीं बन रहे थे, उनका आत्मविश्वास हिल गया था और मीडिया हर जगह उनके करियर पर सवाल उठाने लगी। इतना ही नहीं, उनकी कैप्टनसी को लेकर भी बातें उठीं और उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उस दौर में विराट ने खुद कहा था कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं और उन्हें लगा कि वो खुद ही अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। ये वो समय था जब कोई भी खिलाड़ी आसानी से टूट सकता था, लेकिन विराट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खुद को जज करना बंद किया और अपनी गलतियों व कमजोरियों को स्वीकार किया। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। यही एक्सेप्टेंस उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब उन्होंने खुद को माफ किया, तब गिल्ट
और सेल्फ ब्लेम का बोझ हल्का हुआ। उन्होंने अपनी एनर्जी को फिर से प्रैक्टिस, फिटनेस और मेंटल क्लैरिटी पर लगाया। धीरे धीरे उन्होंने मैदान पर वापसी की और साबित किया कि सेटबैक्स सिर्फ टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं। इस पूरी जर्नी से हमें यही सीख मिलती है कि खुद को माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। विराट अगर अपनी असफलताओं और आलोचनाओं को पकड़कर बैठे रहते तो शायद आज वो इतने सफल और इंस्पिरेशनल न होते। लेकिन खुद को माफ करके और उस बोझ से मुक्त होकर उन्होंने न सिर्फ अपने करियर को बचाया, बल्कि लाखों लोगों को भी ये सिखाया कि सेल्फ फॉरगिवनेस ही असली कमबैक की शुरुआत है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, वो बातें छोड़ो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव वहीं से आता है जहां हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो असल में हमारे हाथ में होती ही नहीं। जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, या बीते हुए समय में जो कुछ भी हो चुका है। हम बार बार इन्हीं बातों में उलझकर सोचते रहते हैं, काश वो इंसान बदल जाए, काश मैं अतीत को सुधार पाता, काश हालात मेरे हिसाब से चलते। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। जितना हम अनकंट्रोलेबल चीजों को पकड़कर बैठते हैं, उतना ही हमारा दुख और निराशा बढ़ती है। निक ट्रेंटन इस किताब में बताते हैं कि हमें अपनी एनर्जी और ध्यान सिर्फ उन बातों पर लगाना चाहिए जो सच में हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारी मेहनत, हमारे डिसीजंस, हमारा रवैया और हमारी रिएक्शंस। मान लो कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, अब तुम उसके सोचने का तरीका नहीं बदल सकते, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि उस क्रिटिसिज्म को कैसे लेना है। क्या उसे दिल पर लेना है या उसे सीख में बदलना है। जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों को छोड़ देते हैं तो हम खुद को लगातार होने वाले स्ट्रेस से मुक्त कर देते हैं और जिंदगी हल्की लगने लगती है। असल में ये प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि समझदारी है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग और दिल को उन चीजों से फ्री करें जो हमें सिर्फ परेशान करती है, और उन पर ध्यान दें जहां से सच में फर्क पड़ सकता है। यही सोच हमें अंदर से शांति देती है और हमें मजबूती के साथ प्रेजेंट मोमेंट जीने देती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण इस बात को सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है कि हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कप्तानी के दौरान धोनी कई ऐसे मैचों में थे जहां टीम मुश्किल में थी, रन रेट बहुत ऊंचा था, विरोधी टीम मजबूत स्थिति में थी, या पिच और मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। ऐसे में ज्यादातर लोग घबराने लगते, गुस्सा करते या दूसरों को दोष देने लगते। लेकिन धोनी कभी इन अनकंट्रोलेबल चीजों पर एनर्जी बर्बाद नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा खुद पर, अपनी टीम पर और रणनीति पर ध्यान रखा, जैसे कौन सा गेंदबाज कब बॉलिंग करेगा, कब खुद बल्लेबाजी में उतरेंगे, और टीम के खिलाड़ियों को मनोबल देना। धोनी की यही सोच उन्हें और उनकी टीम को जीत दिलाती थी। उदाहरण के लिए 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल याद करें। उस मैच में टीम इंडिया दबाव में थी और पिच भी मुश्किल थी। धोनी ने घबराए बिना वही किया जो उनके हाथ में था, और उसी रणनीति ने भारत को जीत दिलाई। उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम अनकंट्रोलेबल चीजों जैसे विपक्ष की ताकत या परिस्थितियों के बदलने पर ध्यान देना बंद कर दें और अपनी एनर्जी वही लगाएं जहां फर्क पड़ सकता है, तो हम मानसिक रूप से मजबूत और सफल बन सकते हैं। धोनी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ये सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, पढ़ाई, काम, रिश्ते या बिजनेस, हम अपनी एनर्जी और समय उन्हीं चीजों पर लगाएं जो हमारे कंट्रोल में है। बाकी को जाने देना ही असली समझदारी और शांति है। इस बुक का तीसरा सबक है, अपने विचारों को जजमेंट न लगाओ। हमारे दिमाग में हर समय हजारों विचार चलते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डराने वाले, कुछ खुशी देने वाले। लेकिन अक्सर हम उन विचारों पर तुरंत जजमेंट लगा देते हैं। ये सोच सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा।
मुझे ये महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसे ख्याल हमारे दिमाग को और उलझा देते हैं। निक ट्रेंटन की दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताया गया है कि अपने विचारों को जजमेंट न लगाना बेहद जरूरी है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा या बुरा कहकर पकड़ लेने से हम अपने आप को मानसिक रूप से थका देते हैं। जब हम विचारों को बिना जजमेंट के देखने लगते हैं तो हम उन्हें केवल ऑब्जर्वर की तरह महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अचानक कोई डर या नकारात्मक भावना मन में आती है तो उसे दबाने या खुद को कोसने के बजाय बस ये सोचें कि ये विचार आया और अब जा रहा है। ऐसा करने से हम अपने दिमाग में अननेसेसरी टेंशन नहीं पैदा करते और भावनाओं को सहजता से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये प्रक्रिया मन को शांत करती है और हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। असल में अपने विचारों को जजमेंट न लगाना मतलब खुद के साथ दया और समझदारी रखना है। जब हम हर थॉट को ठीक या गलत में बांटना बंद कर देते हैं तो हम खुद को मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट हमारे अंदर माइंडफुलनेस और आत्म की ताकत पैदा करती है, जिससे हम जिंदगी की अप्स एंड डाउन्स को शांति और क्लैरिटी के साथ हैंडल कर पाते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। 1970 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन शुरुआत में कई फ्लॉप फिल्में और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उनके मन में भी कई बार ये विचार आते होंगे कि शायद मैं सही रास्ते पर नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, या शायद मैं इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाऊंगा। आम आदमी की तरह ऐसे विचार उनके अंदर असुरक्षा और डाउट पैदा कर सकते थे। लेकिन अमिताभ ने इन विचारों को जज करने या खुद को कोसने की बजाय उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखा। उन्होंने खुद को नहीं बोझिल किया, बल्कि ये माना कि ये थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं चैलेंजिंग दिनों में उन्होंने मेंटल रेजिलियंस विकसित की। उन्होंने नेगेटिव थॉट्स को रोकने या दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट किया और अपनी एनर्जी अपने काम, एक्टिंग और स्किल इंप्रूवमेंट में लगाई। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली और ब्लॉकबस्टर फिल्मों और सुपरस्टार बनने का रास्ता साफ हुआ। इस उदाहरण से ये साफ होता है कि अपने विचारों को जजमेंट न लगाना सिर्फ थ्योरेटिकल एडवाइस नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी सफलता और मानसिक शांति दिलाने का तरीका है। अमिताभ की मेंटल अप्रोच ने उन्हें फेलियर और क्रिटिसिज्म से डरने की बजाय सीखने और आगे बढ़ने का साहस दिया। यही चीज उन्हें आज भी इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड बनाती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा सबक है भीतरी आलोचक मीन्स इनर क्रिटिक को शांत करना सीखो। हमारे दिमाग में अक्सर एक आवाज हमेशा बोलती रहती है, तुमसे ये नहीं होगा, तुम इतना अच्छा नहीं हो, काश तुम ऐसा कर पाते। इसे ही निक ट्रेंटन की किताब दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो में भीतरी आलोचक, इनर क्रिटिक कहा गया है। ये इनर क्रिटिक हमें निरंतर डर, सेल्फ डाउट और गिल्ट में डाल देता है। अगर हम इस आवाज पर ध्यान दें और उसे सच मान लें तो हमारी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम नए काम या मौके लेने से डरने लगते हैं। भीतरी आलोचक को शांत करना सीखना मतलब ये समझना है कि ये आवाज सिर्फ हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, हम खुद नहीं हैं। जब हम इनर क्रिटिक को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं बिना उस पर इमोशनल रिएक्शन दिए, तो हम उसकी ताकत को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में डर या डरावने विचार महसूस करते हो कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस आवाज को सुनो, लेकिन उसी समय अपने आप से कहो, यह सिर्फ डर है, मैं कोशिश कर सकता हूं और सीख सकता हूं। इस प्रक्रिया से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपने डिसीजंस में क्लैरिटी लाते हैं। धीरे धीरे इनर क्रिटिक हमें गाइड करने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाता है। यही स्किल हमें स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड रहने में मदद करती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पॉइंट का शानदार उदाहरण क्रीड़ा जगत से साइना नेहवाल है। साइना नेहवाल ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, खासकर चोटों
और हार के समय जब मैच में हार का डर या खराब प्रदर्शन का डर उनके मन में आता, तो ये इनर क्रिटिक यानी भीतरी आलोचक उन्हें कहता होगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छा खिलाड़ी नहीं हो। लेकिन साइना नेहवाल ने इस इनर क्रिटिक की आवाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सीखा कि ये सिर्फ एक विचार है, उनका वास्तविक सेल्फ नहीं। उन्होंने इनर क्रिटिक को ऑब्जर्वर की तरह देखा और अपनी एनर्जी खुद की मेहनत, प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी पर लगाई। उदाहरण के लिए 2012 ओलंपिक के बाद हार के बावजूद उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, खुद को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों से सीखा और अगले मुकाबलों के लिए तैयार हुई। इसी मानसिक ताकत की वजह से साइना नेहवाल विश्व की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों में बनी और भारत का नाम कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में रोशन किया। साइना का उदाहरण हमें दिखाता है कि अपने अंदर की आलोचना को सुनना और स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उसे अपना आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। जब हम इनर क्रिटिक को शांत करना सीखते हैं, तो हम फियर और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां सबक है, परिवर्तन को गले लगाओ और वर्तमान में जियो। जिंदगी में एक ही चीज हमेशा बदलती रहती है और वो है बदलाव या परिवर्तन। चाहे वो हमारी नौकरी हो, रिश्ते हो, हमारी हेल्थ हो या हमारी परिस्थितियां, कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन अक्सर हम बदलाव से डरते हैं या उसे रेजिस्ट करते हैं। हम बीते हुए कल को पकड़ने की कोशिश करते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता करते हैं। निक ट्रेंटन की दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो में यह बताया गया है कि बदलाव को एक्सेप्ट करना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली खुशी और शांति की कुंजी है। जब हम परिवर्तन को गले लगाना सीखते हैं, तो हम हर नई परिस्थिति को डर या चिंता के बजाय अवसर की तरह देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता बदल रहा है या कोई काम पूरी तरह अलग दिशा में जा रहा है, तो उसे खोने या रेजिस्ट करने के बजाय हम इसे सीखने और खुद को अडेप्ट करने का मौका मान सकते हैं। यही माइंडसेट हमें मानसिक रूप से फ्लेक्सिबल और रिसिलिएंट बनाता है। साथ ही प्रेजेंट मोमेंट में जीना मतलब ये कि हम बीते हुए कल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में फंसकर अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। जब हम पूरी तरह से अभी में रहते हैं, तो हम अपने आसपास की चीजों, रिश्तों और अनुभवों की वैल्यू महसूस कर पाते हैं। परिवर्तन को गले लगाना और वर्तमान में जीना हमें अंदर से हल्का और खुश रखता है, क्योंकि हम जिंदगी को उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसी वो है, बजाय इसके कि हम उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पॉइंट का बेहतरीन उदाहरण टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा है। रतन टाटा ने अपने करियर में कई बड़े बदलाव देखे, जैसे टाटा ग्रुप की नई कंपनियों में निवेश, वैश्विक स्तर पर विस्तार और पुराने उद्योगों से नए क्षेत्रों की ओर शिफ्ट। अक्सर ऐसे बड़े बदलाव डर और अनिश्चितताओं के साथ आते हैं, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने पुराने तरीकों या ट्रेडिशंस पर अड़े रहने के बजाय नए मार्केट ट्रेंड्स और अवसरों को समझा और उनके अनुसार कदम उठाए। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में निवेश किया, तो ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस और बिजनेस की रियलिटी को समझते हुए निर्णय लिया। यही फ्लेक्सिबिलिटी और बदलाव को अपनाने की क्षमता उन्हें और टाटा ग्रुप को लगातार सफलता दिलाती रही है। रतन टाटा का ये एटीट्यूड हमें सिखाता है कि बदलाव को डर या रेजिस्टेंस के रूप में देखने के बजाय उसे अवसर की तरह अपनाना चाहिए। साथ ही प्रेजेंट मोमेंट में निर्णय लेना और अपनी एनर्जी वही लगाना कि हम क्या कर सकते हैं, हमें सफलता और मानसिक शांति दोनों देता है। यही वजह है कि रतन टाटा ने अपने विजन और लीडरशिप से टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।